Okay, so in the last class we had discussed Ode on a Grecian urn, in which we have covered three stanzas. So we will today cover two stanzas. So in the poem you see three scenes are there. Okay, on the urn, that is scene one. You cannot say basically it's scene 1, 2, 3 like that, but there are various pictures. Out of them, you can describe three categories like musicians, okay, with musical instruments, then lovers, then a crowd for sacrifice or sacrificing. Okay, so these three scenes are there. So in the last three stanza, we have covered these two. Now in the fourth stanza, you find a crowd coming to an altar for sacrifice. Sacrifice means बलि. Okay, बलि प्रथा एक हुआ करती तो बलि सिस्टम मतलब in which an animal child is being cut and it was devoted to a kind of god. Okay, जिसको भी वो प्रेफर करते होंगे या जिसके नाम से चढ़ाते होंगे तो उसको काट करके पशु की बलि दी जाती थी. ये प्रथा देखो इंग्लैंड में भी रही है. इस पोएम के अनुसार ग्रीक में रही है. इस पोएम के अनुसार ये दिख रहा है कि शायद ग्रीक में भी ये प्रथा रही होगी. अब कितनी पुरानी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, ये सब नहीं बताया गया इस पोएम में. ठीक है, सो लेट्स सी द पोएम. जस्ट ओपन इट. हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस to what green altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer loving at the skies, and all her silken flanks with garland dressed? What little town by river or seashore, or mountain built with peaceful citadel, is emptied of this fog, this pious mar? And little town, thy streets forevermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can never return. Okay, so in this stanza you find a crowd is coming, means there is a picture made in which some crowd is there. One priest is there who is with a heifer. Heifer means a baby of a cow. Okay, cow baby or calf you can say. Okay, it is taken for sacrifice. So in which the poet or the speaker is asking by himself, who are these coming to the sacrifice? Means ये कौन लोग हैं जो sacrifice के लिए आ रहे हैं? To what green altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer loving at the skies, and all her silken flanks with garland dressed? यहाँ पे उस priest से पूछ रहे हैं कि कौन है ये लोग जो आ रहे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए. लेटेस्ट दाउ दैट हीफर, मतलब जो प्रेस्ट है वो लीड कर रहा है, उसके पीछे जो काऊ है वो उसको खींच रहे हैं. एंड हर फ्लैंक्स, सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड. ड्रेस्ड का मतलब ड्रेस्ड से है, DREST लिखा है, ये ड्रेस्ड. ओके, ड्रेस्ड. फ्लैंक्स मीन्स लेग्स. सो जो काऊ बेबी है उसके लेग्स को फूलों मालों से बढ़िया से सजाया गया है. ठीक है, और अपने यहाँ तो एक कहावत करते हैं ना, जब कोई ज्यादा उससे वो करता तो लगता है कि बलि का बकरा बना दिया है. ठीक है, यानी जिसको काटना हो उसकी ज्यादा सेवा की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टम इंडिया में भी ऐसे ही है. इंडिया में भी कुछ जगहों पे ये बलि प्रथा चलती है, स्पेशली बंगाल वगैरह में शायद है अभी. ठीक है, तो वहां पे लोग काट के बकरे की या किसी और अन्य जानवर की चढ़ाते हैं, भेड़ वगैरह को. सो उसके लेग्स वगैरह को सजाया गया है फूलों से. अब आगे क्या कर रहे हैं? व्हाट लिटिल टाउन बाय द रिवर और सी शोर, ओ माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग, दिस पायस मार. दिस पायस मार मीन्स दिस सेक्रीफाइसिंग मार, मतलब जो सेक्रीफाइस वाली सुबह है. ठीक है, इस समय करें व्हाट लिटिल टाउन बाय द रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल इज एम्प्टीड, कि ये जो भीड़ यहाँ चली आई है तो ये किस टाउन के रहे होंगे या किस सीशोर के रहे होंगे या किस जगह के रहे होंगे जो इस समय इम्प्टीड होगा, यानी खाली हो गया होगा. किस तरीके से? उस तरीके से जैसे सिटाडेल, पीसफुल सिटाडेल. सिटाडेल बेसिकली अ पीसफुल लैंड. ये इसका मतलब होता है फोर्ट्रेस बेसिकली.
अ पीसफुल फोर्ट्रेस, पीसफुल पीसफुल फोर्ट्रेस मतलब एक जिस एरिया में रह रहे होंगे वो एक समझ लीजिए एक वर्चुअल बाउंड्री टाइप है, और वहां पे अब कोई नहीं रह गया है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उस टाउन या उस जगह के लोग सारे लोग सेक्रीफाइस वाले भीड़ में चले आए हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं? एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर बी साइलेंट, विल बी साइलेंट, विल साइलेंट बी। ओके, कह रहा है कि जो लोग अब चले आए हैं तो वहां की गलियां, वहां के स्ट्रीट्स या टाउन पूरा साइलेंट हो गया होगा। एंड नॉट अ सोल टू टेल व्हाई thou art desolate, desolate कैन यूर रिटर्न। कह रहा है कि न तो अब कोई वापस आकर के बता सकता है कि ये जगह क्यों खाली है या ये जगह क्यों साइलेंट है, डिसोलेट है। डिसोलेट मतलब एकदम वीरान, जहां पे कोई इंसान न रह रहा हो उसको वीरान कहेंगे, डिसोलेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर खुद क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से ही उस पिक्चर को देख करके कि ये जो लोग चले आए हैं तो किस जगह के होंगे। अब वो शांत हो गया होगा, जगह एकदम साइलेंट होगा, वैसे पीसफुल होगा जैसे सिटाडेल है। और अब इस भीड़ में से कोई रिटर्न होकर के आके बता भी नहीं सकता कि क्यों ये लोग गए सेक्रीफाइस करने के लिए, क्या कारण था सेक्रीफाइस करने का। ठीक है, जनरली सेक्रीफाइस इज अ रिलीजियस सिस्टम, इट इज पार्ट ऑफ रिलीजियस सिस्टम एंड इट इज डन बेसिकली टू फुलफिल सम विश, सम काइंड ऑफ विश। ओके, कोई विश को पूरा करने के लिए ही इस तरह की चीजें की जाती हैं। अब होती हैं नहीं होती वो सब नहीं हम लोग का चैप्टर है। ओके, नाउ लेट्स सी लास्ट स्टेंजा। ओ एटिक से फेयर एटीट्यूड with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed, thou silent form dost teach us out of thought as doth eternity cold pastoral. Pastoral means country life. Pastoral एक्चुअली जो कंट्री प्लेस है या कंट्री लाइफ है, ठीक है, उसको पेस्टोरल कहते हैं। अब पेस्टोरल इज आल्सो अ काइंड ऑफ पोएट्री फॉर्म। पोएट्री में जैसे ओड, एलजी इस तरीके से पढ़ते हैं, उसी तरीके से एक पोएट्री का फॉर्म है पेस्टोरल। उसमें क्या होगा? इन विच द लाइफ, कंट्री लाइफ इज बीइंग डिस्क्राइब, पीसफुल कंट्री लाइफ इज बीइंग डिस्क्राइब इन दैट वन। ओके, जनरली जब इस तरह के पोएम्स लिखे जाते हैं उसमें तो जो कंट्री मैन होगा उसको या तो सेफर्ड के रूप में लिखते हैं, सेफर्ड, ठीक है, या जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे सफर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से कंट्री लाइफ के बारे में जो लिखा जाता है पोएम, तो उसको हम पेस्टोरल कहते हैं। यहाँ पे जो पेस्टोरल कोल्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो पेस्टोरल भी है और कोल्ड भी है। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल दिखा रहा है। ठीक है, कोल्ड बेसिकली किस चीज को वो करता है, सिंबलाइज करता है? ठंड नहीं है, डेथ को सिंबलाइज करता है। ठीक है ना, हिंदी में वो कहता है ना, मुहावरा एक होता है, उनका शरीर ठंडा हो गया। ठीक है, ठंडा पड़ जाना, या उसका मतलब क्या होता है? मर जाना। ठीक है, तो ये पैराडॉक्सिकली यहाँ पे यूज किया गया है। पेस्टोरल कोल्ड का मतलब है जो पेस्टोरल किसी को सिंबलाइज करता है? शांत पीसफुल लाइफ को। ठीक, और वो भी एकदम अब शांत पड़ गया है, मतलब जो शांत पीसफुल लाइफ है वो भी अब खत्म सा फील हो रहा है। ठीक है, कह रहा वो एटिक से, एटिक इज ऑल्सो बेसिकली अ पीसफुल प्लेस दैट इंक्लूड्स एथेंस। ठीक है, एक एरिया को एटिक कहा गया था जो एथेंस की राजधानी थी, उसके अराउंड में सब एरिया था, वो भी बहुत पीसफुल लैंड था, उसको एटिक कहा गया। फिर एटीट्यूड विथ ब्रीड। अब यहाँ पे जो एटिक लिया गया है ये एक मेटाफर के रूप में लिया गया है, जिसे वो शांत पीसफुल एरिया प्लेस को दिखाया गया है। इसी तरीके से इसमें जो पिक्चर्स बने हुए हैं दे आर पीसफुल एंड साइलेंट जस्ट लाइक एटिक। आगे कह रहे हैं फिर एटीट्यूड विथ ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मैडन्स ओवरलॉर्ड विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रॉडन वीड, thou silent for dost teach us out of thought as doth eternity। इस लास्ट स्टेंजा में अगेन, अभी 3 स्टेंजा बीच में जो था उसमें पोयम के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी थी उसको डिस्क्राइब किया था राइटर। अब अगेन यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में राइटर इज एड्रेसिंग अगेन टू द अर्न, जो अर्न है उसी को एड्रेस कर रहा है। ओ एटिक शेप, ठीक है, यानी एटिक शेप मीन्स पीसफुल एंड साइलेंट, आर यू कैन से अट्रैक्टिव शेप, जो उसका शेप बना हुआ है, ठीक है, दैट वन इज। फेयर एटीट्यूड
मतलब जो उसका एटीट्यूड है फेयर है, मीन्स इट इज टू बी लुक्ड ईगरली, मतलब लोग उसको बेहतर देखें, अच्छे से देख रहे हैं, इसका मतलब वो इतना अच्छा उसका एटीट्यूड है, मीन्स इट इज अट्रैक्टिव। विथ ब्रीड ऑफ मार्बल, ब्रीड मतलब मीन्स जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, नहीं जो उस पर कलाकृति बनाई गई उसको ब्रीड लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। विथ ब्रीड ऑफ मार्बल एंड मैन, मार्बल मैन एंड मैडन ओवरऑड, ठीक है, यानी जो उसके ऊपर मैन और मैडन को बनाया गया है कलाकृतियों के माध्यम से। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रॉडन वीड, उसके ऊपर बंचेस ऑफ ट्रीज बनाई गई हैं, प्लस जो नीचे कुछ घास वगैरह के चित्र बनाए गए हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। दाऊ यानी तुम, यू, साइलेंट फॉर, डस्ट, डस्ट मतलब डस, टीज अस आउट ऑफ थॉट एज इटर्निटी, ये ऐसे लग रहा है जैसे यू आर टीचिंग अस लाइक इटर्निटी, मीन्स यू विल ऑलवेज रिमेन सेम, यू विल नेवर डाई, because human being are the physical beauties can destroy, but the art beauty, artistic beauty cannot die. Okay, so इसी चीज को लिख रहा है। cold pastoral, when old age shall this generation's waste, when old age shall this generation waste, it means those persons who are now at present young and they will become old. Okay, thou shall remain in the midst of who than ours, a friend to man, to whom thou says, beauty is truth, truth beauty, that is all, ye know on earth and all ye need to know. यहाँ पे कह रहा है कि जब ये these young men means at present these people when they will become old, they will become old, but in this process the beauty of this urn, it will remain same. Okay, it will remain same, and one person will tell to other friend, what he will say, beauty is truth, truth beauty, that is all to know, that is all you know on earth and all you need to know. ये जो ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये 100% आने वाली है, ठीक है। ये लाइन किसने लिखा है या किस पोएम को बिलोंग करता है? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये बहुत फेमस है। नहीं, जो सुंदर है वही सच है, और जो हाँ, ये फिलोसॉफी देखें तो इंडिया में बहुत पहले से है। एक लाइन आती है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वही सुंदर है, ठीक, और जो सुंदर है वही कल्याणकारी है। शिवम मीन्स कल्याणकारी, मतलब कल्याणकारी मतलब जो लोगों के हित के लिए है। सो सत्यम शिवम सुंदरम वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो वहां पर भी शायद पहले से चल रहा है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ओके, कि जो सुंदर है वही सच है, और जो सच है वही सुंदर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, मतलब यही ये लोग जानते हैं कि जो सच है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सच है, ये लोग जानते हैं, और इसे और अधिक जानने की जरूरत है, ठीक है। सो ये जो लास्ट लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, इसको रट लीजिएगा, ये एमसीक्यू में पक्का आएगा कि हु हैज कोटेड दिस लाइन, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये पक्का आने वाला एग्जाम में आपके, ठीक है। ये विद दिस योर पोएम इज ओवर, and let us discuss some major points of its writing pattern, like technique. Okay, so Keats had used two kinds of technique. One is called as ekphrasis. Ekphrasis, and second one is stasis. Okay, ekphrasis and stasis, EKPHRASIS, इसी को EC से भी लिखते हैं, स्पेलिंग दोनों सेम है, ठीक है, सही मानी जाती है। ekphrasis and stasis, these two techniques have been used in this poem. What is this technique? Ekphrasis
means description of visual description of any art. Visual description of any art. Visual description of any art or anything you can say. Any artifact, कोई भी चीज आपने देखा उसको विजुअली कितना आपने डिस्क्राइब किया, विजुअली देखने के बाद उसको डिस्क्राइब जो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ekphrasis. Okay, now statis is a kind of feature in which time is frozen. Time is frozen, or you can say time is still. मतलब समय रुका हुआ फील होगा उसमें. अब इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको क्या फील हुआ? यू फील दैट ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर. ठीक है, जो सुन, इफ यू सी दिस होल पोएम यू फाइंड थ्री थिंग्स टुगेदर: ब्यूटी, ट्रूथ एंड आर्ट. ओके, सो आर्ट, ब्यूटी एंड ट्रूथ, these three things are together, in which you find art is never dying. Okay, beauty, how beauty remains same. Of course that object may decay, but beauty of that beauty remains same. So here art overpowering to beauty and truth remains forever, because truth is beauty, beauty is truth. Okay, so these three things are put together here. If you see this poem you find that beauty remains same. When you become old then also it remains same, and it says beauty is truth, beauty means एक दोस्त अपने दोस्त से क्या कहेगा? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी. ठीक है, सो यहाँ पे टाइम को फ्रीज कर दिया गया. जब टाइम फ्रीज हो जाए या ऐसे पोएम में डिस्क्रिप्शन मिले जहां पे समय का कोई रिस्ट्रिक्शन न फील हो, उस टेक्निक को कहेंगे स्टैसिस. ओके, सो दीज टू टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम. Apart from this, so many salient features of romantic period like imagination, then love, the emotions, all these things are there here. Okay, so with this our poem is over.